हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। हम सभी जो है अब धीरे धीरे बोर्ड एग्ज़ाम्स की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत कम समय बचा है। देखिए, अक्टूबर भी आधा निकल गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब में तो हमारा एग्ज़ाम है। तो मात्र अगर हम देख कर चलें तो लमसम 4 महीने हैं या 3.5 महीने मान लीजिए, तो एग्ज़ाम्स की तैयारी तो कर लेनी है और अब हम वही तैयारियां आपको करा रहे हैं। तो अभी तक जो हमने किया वो था हमारा सारा एक्सप्लेनेशन पोर्शन, और उसके बाद अब हम बढ़ चले हैं अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की तरफ। अब इन क्वेश्चंस में भी हमने क्या किया, देखिए क्वेश्चंस दो तरीके से आएंगे, हमेशा ध्यान रखना। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और आपके जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, दोनों तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब इन क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनमें आपको समय कम देना है और पूरे के पूरे मार्क्स लेने हैं। ठीक है, तो अगर आप ख़ास तौर से ध्यान दोगे तो पूरे पेपर में सिर्फ 16 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, 16 मार्क्स के कैसे हैं, देखिए जो आपका अपठित गद्यांश रहेगा, एक गद्यांश में 3 आएंगे, 3 एमसीक्यूज़ होंगे और दूसरे गद्यांश में भी 3 एमसीक्यूज़ रहेंगे। तो ये 3 और 3 6 मार्क्स के तो आपके ये हो गए। अब बात करें कि भाई हमारी बुक कौन सी आएगी, तो हमारी बुक रहेगी आपकी क्लास 10th कोर्स बी की। अगर मैं बात करूं तो स्पर्श भाग 2 रहेगी। स्पर्श भाग 2 में आपका एक काव्यांश आएगा, उस पर 5 प्रश्न रहेंगे, एक गद्यांश आएगा, उस पर 5 प्रश्न रहेंगे, तो 10 मार्क्स का ये। तो 10 और प्लस 6 16 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हैं। अब अपठित गद्यांश तो अटेंडम उसी समय आएगा, उनमें ही हमें देखना पड़ेगा। लेकिन जो हम प्रिपरेशन कर सकते हैं 10 मार्क्स की, वो है हमारी स्पर्श भाग 2 की। तो इनके हमने क्या किए हैं, आपके जितने चैप्टर हैं पूरे 14 चैप्टर हैं, जिनमें 7 काव्य खंड हैं और 7 गद्य खंड हैं। इन सभी के हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करा रहे हैं। काव्य खंड हम कंप्लीट करा चुके हैं, गद्य खंड में आ गए, और गद्य खंड के भी अभी तक हम 2 चैप्टर करा चुके हैं आपके एमसीक्यूज़ के, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, यानी कि बड़े भाई साहब और डायरी का एक पन्ना। आज हमें गद्य खंड के तीसरे और बुक के 10वें अध्याय तातारा वामीरों की कथा, ठीक है, लीलाधर मंडलोई द्वारा लिखित ये जो हम बोलेंगे दंत कथा है, लोक कथा आप जो कह सकते हैं, जिसको लेकर कोई फैक्ट्स मौजूद नहीं है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप के, जहाँ पर लिटिल अंडमान और कार निकोबार जैसे जो द्वीप पहले कहा जाता था एक है, वो दोनों अलग होने के पीछे एक लोक कथा प्रचलित है। उसी लोक कथा को इस पूरे पाठ में हमने पढ़ा, जिसका नायक रहा तातारा और नायिका रही वामीरो। अंत में दोनों ही अपनी जान गंवा बैठते हैं और फिर उसके चलते ही जो है एक द्वीप अलग अलग टुकड़ों में बंट जाता है और कुछ तब्दीलियां भी होती हैं वहाँ पर प्रचलित मान्यताओं के आधार पर। पूरी कहानी आपको जाननी है, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, आप वहाँ जाकर उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, और रही बात आपको क्या कहते हैं पूरा डिटेल में पढ़ना है, तो वो आप अपनी एनसीईआरटी बुक से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने जो डिटेल एक्सप्लेनेशन कराया है वो आपको थोड़ा समरी वेज में कराया है। अब हम बढ़ चुके आ गए हैं कि देखिए अब इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन करा दिया, एनसीईआरटी करा दिए, डीपीपीस भी आपकी इसकी कराई हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। आज हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस का इस चैप्टर का पहला स्टेप कर रहे हैं, वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें हम करने वाले हैं 6 गद्यांश और उन पर आधारित 5-5 प्रश्नों को, और फिर उसके बाद करेंगे संपूर्ण पाठ आधारित कुछ प्रश्नों को, क्योंकि कुछ जो चीज़ें हैं वो हमारी छूट गई हैं, जिन्हें हम अनदर क्वेश्चन से यानी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के वे में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से कहूँगी, किसी भी तरह के आपको क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है, एमसीक्यूज़ ही नहीं, आप अगर वर्णनात्मक प्रश्नों की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैप्टर एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन कैसा भी हो आप फटफट कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कितने गद्यांश मैंने आपको बताया, 6 गद्यांश हैं। इन 6 गद्यांशों को हम ध्यान से पढ़ेंगे और सभी के 5-5 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ठीक है, पहला गद्यांश देखिए, क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। किसने निकाली थी तलवार? तातारा ने निकाली थी। तातारा ने तलवार निकाली और वो कुछ विचार करता रहा, अर्थात सोचता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था, उसको बहुत गुस्सा धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। लोग सहम उठे
क्योंकि आज तक तातारा को इस तरीके से क्रोधित किसी ने भी नहीं देखा था। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी इस चीज़ को डर था कि जो इतना मिलनसार, इतना मददगार व्यक्ति है, उसको जब क्रोध आएगा तो क्या होगा। दूसरा, उसकी तलवार को लेकर भी एक मिथ्य प्रचलित था। तो कहीं ना कहीं इस बारिश में लोग जो है ना थोड़ा सा डर गए। एक सन्नाटा खिंच गया, चारों तरफ जो है सब शांत, कुछ नहीं। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती पर घोंप दिया। अब क्या हुआ कि चारों तरफ डर था, सब कुछ था। तातारा का क्रोध बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। अब वो एक तरीके से वामीरों को रोता हुआ देख रहा है। वामीरों की माँ बहुत तरह तरह की बातें कर रही है, लोग भी कहीं ना कहीं कुछ कह रहे थे। लेकिन जब इसका गुस्सा बढ़ने लगा तो आसपास के लोग शांत हो गए, लेकिन वामीरो अभी भी रो रही थी। अब उसका गुस्सा इतना था कि वो अब इसी गुस्से में उसका हाथ कहाँ चला जाता है, तलवार की मूठ पर, यानी कि उसके हत्थे पर, जहाँ पर हाथ लगाया जाता है। तो अभी तक लोगों ने तो उसे वो तलवार कभी इस्तेमाल करते नहीं देखी, लेकिन अब भाई उसको तो गुस्सा था, क्या करता, कुछ ना करता। तो अब उसी गुस्से में उसका हाथ कहाँ गया, उस तलवार पे, तलवार की मूठ पे, और उसने वो तलवार निकाली और क्या करा, ज़मीन में घोंप दी। क्या करी, अब कुछ तो कुछ करना है अपने गुस्से को शांत करने के लिए, किसी न किसी तरह से गुस्सा बाहर निकालना। तो उसने वो तलवार निकाली और ज़मीन में घोंप दी। वह पसीने से नहा उठा, सब घबराए हुए थे। अब गुस्सा इतना था, इतना हाइपर था कि उसको पसीने बहुत आ रहे थे, और आसपास के जितने लोग थे तातारा का ये स्वरूप देख के कहीं ना कहीं डरे हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। अब क्या, उसने तलवार घोंप तो दी, अब वो तलवार को ऐसे पकड़े और ऐसे 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 खींचते खींचते पीछे की तरफ जा रहा था। वो तलवार निकालने की भी कोशिश नहीं कर रहा था, उसी तलवार को खींचते हुए पीछे की तरफ जा रहा था। दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अब चूंकि भाई तलवार को ज़मीन में घोंप के खींचना आसान काम तो नहीं है, ताकत लगती है। तो वो एक तो गुस्सा भी था उसको, तो वो हाँफने लगा। अचानक जहाँ पर लकीर खिंच गई थी, तलवार उसने जहाँ घोंपी थी और जहाँ से वो तलवार को खींचते हुए ले गया था, उससे एक लकीर खिंच गई थी, वहाँ एक दरार होने लगी, यानी कि वहाँ से ज़मीन फटने लगी, ऐसे से करके फटने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी। यानी कि जहाँ उसने तलवार घोंपी थी और जहाँ से तलवार खींचनी शुरू करी थी, वहाँ से जो धरती है वो दो टुकड़ों में बंटने लगी, सेपरेट हो गई। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी। अब चूंकि ज़मीन फटेगी तो एक आवाज़ भी तो आएगी, वो आवाज़ आना अंदर से शुरू हो गई, और लकीर की सीध में धरती फटती जा रही थी। धरती फटती जा रही थी और घर 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 की आवाज़ आती जा रही थी, क्योंकि वो धरती के अंदर से आ रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक तातारा धरती को मानो क्रोध से काटता जा रहा था। अब ये भी नहीं है कि वो रुक गया हो थोड़ी देर, मतलब खींचने के बाद हाँफ गया तो रुक गया, ऐसा नहीं। वो बराबर जहां तक धरती थी वहां तक वो तलवार खींचता जा रहा था, खींचता जा रहा था, खींचता जा रहा था। उसे तो अपना गुस्सा शांत करना था, तो वो इसी तरीके से गया, काटता गया था। सभी भयाकुल हो उठे। लोग ने ऐसा दृश्य की कल्पना नहीं की थी। समझ में आया? तो लोगों को, उन्होंने ये सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, कभी वो नहीं सोच सकते। लोग बहुत डरे हुए थे, वे सिहर उठे। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, तातारा तातारा तातारा। उसकी करुण चीख मारो गड़गड़ाहट में डूब गई। अब क्या था, जैसे मान लीजिए दो जमीन के टुकड़े हैं, तो वामीरो इधर खड़ी थी और वो खींचता हुआ गया, एक टुकड़ा इधर गया, एक टुकड़ा इधर गया। अब जो टुकड़ा अलग हो रहा था उधर तातारा थी और दूसरे टुकड़े पर वामीरो थी। अब वामीरो, तातारा खींचता जा रहा था और इधर से वामीरो चिल्लाती जा रही थी, तातारा तातारा। लेकिन धरती के फटने की गड़गड़ाहट इतनी ज़्यादा थी कि वामीरो की आवाज़ उसी में कहीं दबकर रह जा रही थी, तातारा के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। तातारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। एक तरफ वामीरो थी, दूसरी जो द्वीप कट के अलग हो रहा था वहां पर तातारा था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता हुआ जैसे ही अंतिम छोर तक पहुंचा, यानी कि काटते काटते जैसे ही वो आखिरी पॉइंट तक पहुंचा जहां से समुद्र था, धरती खत्म हो गई थी। द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था, मतलब उसके उस तलवार से द्वीप दो टुकड़ों में बंट गया। एक तरफ तातारा और दूसरी तरफ वामीरो।
तो समझ में आया, जहाँ वो दीप हटा उसमें एक तरफ तातारा था, कहते हैं ना, अब जो दो टुकड़े हैं, एक टुकड़ा तो स्टेबल है जहाँ पर सारे गांव वाले थे, वामीरो थी, दूसरा टुकड़ा जो अलग हो रहा था उसमें तातारा था। अब वो कट के जब अलग होगा तो जाहिर सी बात है जब अलग होगा तो उसमें उथल पुथल होगी, है ना, तो वो अलग हो गया, तातारा उस दीप के साथ चला गया और बाकी सब इधर वाले दीप के साथ में रह गए। चलिए अब इसमें हम आ गए 5 प्रश्नों में। पहला प्रश्न क्या है, देखिए, लोगों का सहम जाना किस बात का परिचायक था। अब लोगों का सहमना क्या था, वो डरे हुए थे इसीलिए वो सहमे थे, है कि नहीं, सही बात है ना, डरे थे इसीलिए सहमे थे। भय, करुणा, क्रोध या प्रसन्नता किसका परिचायक है, वो भय का। भय मतलब क्या हुआ, डर, जैसे कि मैंने बताया कि भाई वो सब डरे हुए थे, तो क्या थे, ये सभी भय के परिचायक थे। नेक्स्ट आते हैं, तातारा को कोई राह न सूझने के कारणों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब तातारा को कोई विचार नहीं सूझा, इस पर विचार करना है और उचित विकल्प का चयन कीजिए, सही विकल्प चयन करना। आत्मसमर्पण का भाव, वामीरों से अत्यधिक प्रेम, तलवार की दैवीय शक्ति, गांव वालों के प्रति रोष। तो क्या निकालना है, अगर उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, तो सही क्या था, वो वामीरों से बहुत अधिक प्रेम करता था। अब देखिए इसमें क्या था, उसे इतना गुस्सा क्यों आया, क्योंकि वो उस समय कुछ नहीं कर पा रहा था। किस लिए नहीं कर पा रहा था, वामीरो रो रही थी, वो वामीरो से बहुत प्यार करता था, ठीक है। अब वो कोशिश करके भी जिस कारण से वामीरो रो रही थी उसका कुछ कर नहीं सकता था। वो कारण था जो वहाँ की परंपरा थी कि दूसरे गांव वालों के साथ विवाह नहीं हो सकता। इस वजह से वामीरो की माँ जो है बहुत तरह तरह की बातें सुना रही थी। वामीरो तातारा से अलग नहीं होना चाहता था, तातारा वामीरो से अलग नहीं होना देना चाहते थे, परिवार वाले और गांव वाले किसी तरीके से इन दोनों का मिलन नहीं होते रहे थे। तो एक तरीके से ये एक असहाय स्थिति थी जिसमें तातारा कुछ नहीं कर पा रहा था। तो इस स्थिति में उसका क्रोध बढ़ा था, है ना। तो यहाँ पर तातारा को कोई राह नहीं सूझ रही थी, इसका कारण ये था क्योंकि वो वामीरो को छोड़ नहीं सकता था, वो उससे अत्यधिक प्रेम करता था, ठीक है ना। तो उसका कारण क्या था, उस वामीरो पर अत्यधिक प्रेम होना। कथन और कारण पे आधारित प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यान पूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहले कथन पढ़ेंगे फिर कारण। कथन क्या है, लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना ना की थी, ये बात तो सही है, ऐसे दृश्य की कल्पना लोगों ने नहीं की थी। कारण आइए, ग्रामवासियों ने कदापि ना सोचा था कि तातारा की प्रतिक्रिया इतनी विनाशकारी सिद्ध हो सकती है, बिल्कुल सही है। कौन सा दृश्य था जो विनाश को उत्पन्न कर रहा था, है ना। तो यहाँ पर कथन ए सही है और कारण आर भी सही है। कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, उसको पूरी तरीके से सही एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक। आगे आते हैं, तातारा और वामीरो अलग कैसे हुए, क्या रीज़न था भाई। इसका सबसे बड़ा रीज़न तो ये था कि भाई वहाँ की जो परंपरा थी, लेकिन गद्यांश के अनुसार कुछ और भी हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या। अपमान के डर से, गांव वालों के दबाव से, पशु मेले की भीड़ के कारण या भूमि के 2 भाग कटने के कारण। अगर हम पूरे पाठ के हिसाब से देखें तो इस क्वेश्चन का अर्थ रहेगा उनके अलग होने का कारण था गाँव में जो प्रथा प्रचलित थी, इसके कारण। लेकिन अगर हम गद्यांश के हिसाब से जाएंगे तो उसके हिसाब से होगा भूमि के 2 भागों के कटने से। भाई दोनों अलग अलग भाग में थे, इसीलिए जो है वो एक नहीं हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट है, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विचार मेल खाता है। गद्यांश के हिसाब से हमें देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। जो मनुष्य अपने क्रोध को अपने वश में कर लेता है वह दूसरों के क्रोध से स्वमेव बच जाता है। सुकरात। क्या ये बात था, यहाँ पर किसी ने भी क्रोध को से बचने की कोशिश करी, नहीं। नेक्स्ट आते हैं, क्रोध में मनुष्य अपने मन की बात नहीं कहता, वह केवल दूसरों का दिल दुखाना चाहता है। बिल्कुल सही यही हुआ। यहाँ पर तातारा अपने दिल की बात नहीं कहता, उसने जो तलवार घोपी और उसे 2 टुकड़ों में किया, इसमें वो सिर्फ गांव वालों को तकलीफ देना चाहता था। तो कहीं ना कहीं हद तक ये हमें सही लग रहा है, मगर तब भी आगे देखते हैं। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में गलत बात मुंह से नहीं निकालता। तो
तो यहाँ तो तातारा ने कोई बात बोली नहीं थी। ये वक्तव्य है शेख सादी का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध एवं कठोर वचन, इन चारों से सदा बचते रहना ही वस्तुतः धर्म है। तिरुवरुलूर। तो यहाँ पर देखिए ऐसी कोई बात है, यहाँ पे कोई क्रोध से किसी चीज़ से बचना चाह रहा है? नहीं। तो हम अगर गद्यांश के हिसाब से देखें, जो एकदम सही बैठता है वे है, क्रोध में मनुष्य अपने मन की बात नहीं कहता। हम अपने मन, जब हम गुस्सा होते हैं ना, तो हम अपने मन की बात कभी नहीं कहते। आप हमेशा ध्यान रखना, आप अपने साथ हो, इवन मेरे को भी जब गुस्सा आता है तो मैं अपने मन की बात नहीं कहती हूँ। वह केवल दूसरों का दिल दुखाना चाहता है। क्या करता है उसमें? वो ऐसे काम करेगा कि जिस व्यक्ति के कारण मुझे दुख आया है, मुझे क्रोध आया है, मैं उसको तकलीफ दूं, ताकि उसको भी इस चीज़ का एहसास हो कि मुझे मैं तकलीफ में। ठीक है, हम अक्सर यही करते हैं। तो ये वक्तव्य है प्रेमचंद जी का और गद्यांश के हिसाब से बिल्कुल सही है। चलिए, अब हम आ गए गद्यांश संख्या 2 पर। अब जरा इसको भी ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक लोक कथा है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के अलग होने की। अब जब अलग हुए तो उससे पहले ये जुड़े हुए थे, तो ये बहुत समय पहले की बात है। तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। ठीक है, पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। गांव का नाम क्या था? पासा। ठीक है, एक लपाती गांव में कौन रहती थी? वामीरू। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, पासा गांव में तातारा रहता था, लपाती गांव में वामीरू रहती थी। उसका नाम था तातारा। अब उस गांव में एक बहुत ही सुंदर अच्छा सा एक युवक रहता था जिसका नाम था तातारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। तो भाई ये कहाँ था? कार निकोबार में। कार निकोबार में सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। तातारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। अब इतने सारे लोग उसे पसंद क्यों करते थे? क्योंकि एक तो वो बहुत ही प्योर हार्टेड था, सभी की मदद दिल खोल के करता था। किसी को भी कहीं पे भी ज़रूरत हो वो तुरंत पहुंच जाता। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने ही गांव में, वो आसपास के गांव में भी मदद के लिए पहुंच जाया करता था। इसलिए उस पूरे द्वीप में वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था और सभी उसको बहुत पसंद करते थे। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था, यानी कि दूसरों की हेल्प के लिए बिल्कुल राजी रहता था। अपने परिवार को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। तो वो सिर्फ अपने परिवार या अपने गांव वालों की ही मदद नहीं करता था, वो उस पूरे द्वीप में जितने गांव थे उन सभी की मदद वो बहुत अच्छे से किया करता था। उसका इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। तो उसने अपना जो इस तरीके से जो बिहेव करता था, इसकी वजह से वो सभी जगह बहुत फेमस था। सभी उसका आदर करते थे। मुसीबत के वक्त उसे स्मरण करते थे, यानी कि किसी के ऊपर भी अगर कोई भी मुसीबत आए तो सब उसको ही याद करते थे सब, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई हमें सबसे पहले मदद यहाँ से मिल जाएगी। वह भागा, मुसीबत के वक्त उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। कोई भी उसे याद करता तो तुरंत वो वहाँ प्रेजेंट हो जाता। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। अब भाई जब वो सबकी मदद करता था, सभी में चहेता था, तो दूसरे जो गांव हैं उनमें किसी तरह का पर्व या त्योहार होता था तो इसे जरूर निमंत्रण आता था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षण था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब भी रहना चाहते थे। तो एक उसका नेचर तो ऐसा था कि वो सभी की मदद करे, लेकिन उसमें आत्मीय भाव था, यानी कि वो किसी से भी मिले बहुत अपनेपन के साथ मिलता था। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके साथ रहना चाहते थे, कि समय बिताना चाहते थे, उन्हें अच्छा लगता था। पारंपरिक पोशाक के साथ ही वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। अब चूंकि उस समय जैसे आप लोग देखते हैं बहुत सारे आदिवासी गांव जो वगैरह होते हैं, उन सभी की अपना एक ट्रेडिशनल आउटफिट होता है। ठीक है, अपना एक ट्रेडिशनल आउटफिट होता है। तो उसी तरीके से यहाँ का भी एक आउटफिट था जिसे तातारा हमेशा वेयर करता था। और इसके अलावा वो एक तलवार बांधता था, अपने कमर में एक तलवार रखता था, और वो तलवार भी जो थी वो क्या होती थी? लकड़ी की थी। कैसी तलवार थी? लकड़ी की तलवार थी। लोगों का मत था कि लकड़ी की तलवार होने के बावजूद भी उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति है। अब वो तलवार तो लकड़ी की थी, लेकिन लोगों का मानना था कि भाई इसके अंदर ज़रूर अद्भुत शक्ति है। अब इसके कई रीज़न थे। एक तो वो हमेशा उस तलवार को बांधे रखता था,
और दूसरा कभी किसी के सामने किसी ने भी उसे इस्तेमाल करते नहीं देखा। मतलब उस तलवार को अगर वो इस्तेमाल करता भी, बांधता है तो उसका मतलब इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन कभी किसी ने उसे इस्तेमाल करते हुए देखा ही नहीं। इसलिए लोगों में क्या ना एक जो है बात प्रचलित हो गई कि ज़रूर इसके अंदर कोई ऐसी बात है कि ये सबके सामने उसे इस्तेमाल नहीं करता। तातारा अपनी तलवार को कभी अलग ना होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी ना करता, किंतु उसके चर्चित साहसी कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति होना मानते थे कि भाई वो इतने अधिक अच्छे अच्छे कारनामे करता है, सब में इतना फेमस है, तो इसको ये शक्ति कहीं से मिलती है और ये शक्ति जरूर इसके पास इसकी तलवार से है। तातारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। अब क्या थी? तातारा की तलवार क्या थी? एक विलक्षण रहस्य थी, क्योंकि भाई सब लोग कुछ ना कुछ कहते थे तलवार के बारे में। तातारा उसको ना कभी इस्तेमाल करता और ना ही कभी उसके बारे में कुछ डिस्कशन करता। तो इसलिए अब कहते हैं ना, जब किसी के बारे में कोई बात नहीं करता तो लगता है कि हाँ ज़रूर उसके अंदर कुछ रहस्य है, इसीलिए वहाँ के लोगों को उसमें एक रहस्य जान पड़ता था। अब इस पर 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक डैश क्या है? लिटिल अंडमान का वर्णन कर रहा है, तातारा की तलवार की शक्ति का वर्णन किया गया है। ये तो शक्ति का वर्णन तो किया गया मगर पूरे गद्यांश में नहीं किया गया है। तातारा के व्यक्तित्व, स्वभाव व साहसिक कार्यों की चर्चा कर रहा है, बिल्कुल सही है। गांव के पर्व और त्योहार का महत्व बता रहा है। तो इस पूरे गद्यांश के माध्यम से लेखक तातारा के व्यक्तित्व और स्वभाव के व साहसिक कार्यों की चर्चा कर रहा है। उसका जो बिहेवियर है, वो जो कार्य करता है, उन सभी के बारे में वर्णन कर रहा है। दूसरा प्रश्न है, दूसरे गांव के लोग भी पर्व त्योहारों के समय तातारा को क्यों आमंत्रित करते थे? क्योंकि भाई वो एक बहुत ही नेक दिल, मददगार व्यक्ति था। ठीक है, हमने तो भी यही पढ़ा है। ऑप्शंस देखिए क्या है। उसके आकर्षक व्यक्तित्व के कारण, उसके साहसिक कारनामों के कारण, उसके त्याग और सेवा भाव के कारण, उसकी विलक्षण तलवार के कारण। तो इसका सबसे बड़ा रीजन था उसके त्याग और सेवा भाव के कारण। यानी कि जब कोई उसे बुलाता, हमेशा वो हर किसी व्यक्ति की मदद करने पहुंच जाता, वो दूसरों की सेवा बड़े अच्छे मन से करता था। तो इसलिए क्या हुआ कि सभी जो है उसे अपने यहाँ बुलाना चाहते थे, एक कि नहीं हमारे यहाँ पर्व है, हमारे यहाँ त्योहार है, आओ जरूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गए। तातारा की तलवार लोगों के बीच एक विलक्षण रहस्य क्यों थी? अब आपको बताना है सभी के बीच वो एक विलक्षण रहस्य क्यों बनी हुई थी। क्योंकि तातारा उसे कभी अपने से अलग नहीं करता था, बात से ही हमेशा अपने साथ रखता था। क्योंकि तातारा की तलवार लकड़ी की बनी हुई थी, ये तो नहीं है ये लकड़ी की थी, ये एक रहस्य की बात नहीं है। क्योंकि तातारा उसका प्रयोग दूसरों के सामने नहीं करता था, लोगों के बीच विलक्षण। तो क्या है? दूसरा है क्योंकि तातारा अकेले ही अद्भुत साहसिक कारनामे करता था। तो ये भी बात सही नहीं। तो जो सही है वो है तातारा की तलवार लोगों के बीच एक रहस्य थी, क्योंकि तातारा उसे कभी अपने से अलग नहीं करता था। हम मान लीजिए सिंपल सी एक चीज़ है कि अगर हम कोई चीज़ डेली वेयर कर रहे हैं मगर उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे उसे अपने आप से अलग नहीं होने दे रही है। तो यहाँ पर वही चीज़ कही गई है कि उसके लिए वो तलवार बहुत ही प्रिय थी, वो अपने आप से अलग नहीं करता था, इसीलिए लोग उसमें विलक्षण रहस्य की बात को समझते थे। सही है। पारंपरिक पोशाक से क्या अभिप्राय है? किसी भी गांव में, किसी भी क्षेत्र में वहाँ की जो अपनी ड्रेस होती है वही पारंपरिक पोशाक कहलाती है। तो देखिए क्या है, गांव के सभी लोगों द्वारा पहने जाने वाली पोशाक, गांव के युवाओं के द्वारा पहने जाने वाली पोशाक, वो पोशाक जो किसी प्रदेश विशेष में सदियों से पहनी जाती हो। नेक्स्ट है वो पोशाक जो किसी विशेष अवसर पर पहनी जाती हो। तो यहाँ पर पारंपरिक पोशाक से तात्पर्य है जो पोशाक, वो पोशाक जो किसी प्रदेश विशेष में सदियों से पहने, मतलब हर किसी की अपनी। आप जैसे अभी भी देखिए, आप छत्तीसगढ़ में जाइए, वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं।
आप और भी कई क्षेत्र में हैं, तो आप अगर वहाँ पर जाकर देखोगे ना, अब जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हैं, झारखंड में हैं, तो ये सारी जगह ऐसी हैं जहाँ ट्राइबल कम्युनिटीज़ आपको मिलेंगी। तो वो लोग, अगर आप इंटीरियर में जाओगे तो अभी जैसे अब बहुत ज़्यादा जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, तो आजकल पैंट शर्ट सलवार सूट ये सब पहनने लगे हैं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा इंटीरियर में जाओगे तो वो लोगों को आज भी आप उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस में ही देखेंगे। लेकिन जहाँ पर थोड़ा थोड़ा शहरीकरण हो गया है, शहर जो है उनको थोड़ा सा इंस्पायर करने लगा है, तो उन लोगों ने अपने रहने सहने, पहनने ओढ़ने, इन सभी के पहनावे ओढ़ावे में थोड़ा चेंजेस, शहरीपन ले आए हैं। ठीक है, लेकिन हमने जैसे बताया कि इंटीरियर इलाकों में जाएंगे तो उन लोगों को आज भी आप पारंपरिक पोशाकों में ही देखेंगे। निम्नलिखित कथन ए और कारण आर को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनिए। अब हमारे पास कथन और कारण आधारित प्रश्न दिए गए हैं। कथन पढ़ना है, फिर कारण पढ़ना है, और फिर नीचे जो ऑप्शन दिए हैं उन पर टिक मार्क करना है। कथन है हमारे पास, तातारा समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। सही है। वह एक सुंदर और शक्तिशाली युवक था। देखिए, कथन तो सही है, लेकिन जो हमें लग रहा है वो कारण आर गलत है। भाई, सेवा करना परम कर्तव्य समझते तो इसका मतलब क्या वो सुंदर और शक्तिशाली था इसलिए वो करता था? ऐसा नहीं, तो ये गलत है, कारण आर गलत है। कथन ए सही है, लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। चलिए, अब हम आ गए गद्यांश संख्या 3 पर। यहाँ क्या दिया गया है? कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। क्या हुआ? कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन। जैसे कि मैंने बताया था, लापाती और पासा 2 गांव हैं ना। लापाती में वामीरो रहती थी और पासा में कौन रहता था? तादारा। ठीक है, तो वहां पर पशु पर्व का आयोजन किया गया। पशु पर्व में हष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं में युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती थी। अब जो ये पशु मेला होता था ना, इस पशु मेले में बहुत तंदुरुस्त जो है वो पशु वगैरह आते थे, उनका प्रदर्शन होता था ना। इन पशुओं को आपस में लड़ाया जाता था, लेकिन इन पशुओं के साथ भिड़कर यानी कि लड़ाई करके जो नवयुवक होते थे वो भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिया करते थे। तो वही चीज़ यहाँ पर दी है कि युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती थी। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते थे। अब ये वर्ष में कब होता था? एक बार होता था, और इस पर्व में सभी के सभी इस में हिस्सा लेते थे किसी ना किसी तरीके से। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता था। तो इस तरह की शक्ति प्रदर्शन तो होते थे। अब जैसे हम लोग भी है कहीं फेयर वगैरह में जाते हैं तो बहुत सारे म्यूजिकल कार्यक्रम भी होते हैं कि नहीं होते? म्यूजिकल इवेंट्स होते हैं। इसके अलावा भाई फिर खाने पीने के भी बहुत सारे स्टॉल्स लगते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आज का ट्रेडिशन है, ये तब भी होता था। वहाँ पे भी एंटरटेनमेंट भी होता था और साथ ही साथ खाने पीने का भी आयोजन रहा करता था। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। अब चूंकि ये पासा गांव में था तो शाम होते ही आसपास के गांव के सभी लोग कहाँ एकत्रित होने लगे? पासा गांव में। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। जो भी कार्यक्रम शेड्यूल थे वो सारे शुरू हो गए। तातारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक ना था। अब तातारा उस गांव का लड़का था, लेकिन आज उसका मन इन सारे कार्यक्रमों में नहीं लग रहा था। उसकी व्याकुल आंखें वामीरों को ढूंढ रही थी। अब भाई ये आयोजन किया गया था तो आसपास के सभी लोग आ रहे थे, तो तादारा को लग रहा था कि भाई वामीरो भी आएगी, तो उसकी आंखें जो हैं वो वामीरो को खोज रही थी, किसी तरह वामीरो उसको दिख जाए। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। अब वो ढूंढ रहा था, तो नारियल का पेड़ों का झुंड था, उसके पीछे से जो है उसे एक कोई झांकता दिखा। वो कौन थी? वामीरो थी। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा करी। कौन? वामीरो। थोड़ा करीब गया, तातारा करीब गया कि भाई कौन झांक रहा है, मैं देख के आता हूँ। वह वामीरो थी जो भयवश सामने आने से झिझक रही थी। वो कौन थी? उसे डर था कि भाई मैं सामने आऊंगी तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, तो इसीलिए चुपचाप वो नारियल के झुरमुट के पीछे छिपी हुई थी और देख रही थी। उसकी आंखें तरल थी, यानी कि तरल मतलब क्या? उसकी आंखों में आंसू भरे थे, होठ कांप रहे थे, तो कहीं ना कहीं झिझक थी, तो वो कांप कपाहट थी। तातारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी। तातारा विहल उठा।
अभी तक वामिरो ने अपने आप को जहां रोक कर रखा था, जैसे ही उसने तातारा को देखा वो फूट फूट कर रोने लगी और अपने प्यार को इस तरह रोते देखकर बेचारा तातारा बहुत ही ज़्यादा विहल हो गया। विहल मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया, क्योंकि इतने सारे लोगों के सामने जब वो इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, एक तो पहली चीज़ ये थी कि सब उसको देखने लगे, दूसरी चीज़ वो उससे इतना प्यार करता था कि उसे चुप कराना चाह रहा था, मगर वो चुप नहीं हो रही थी। रीज़न था भाई उन दोनों को एक दूसरे से अलग होने का भय था, इसी वजह से वामिरो जो है अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। किससे? वामिरो से। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी, धीरे 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 जो है उसकी आवाज़ ऊंची होती जा रही थी, रोती जा रही थी और वो रोने में जो आवाज़ थी वो धीरे धीरे ऊंचा। तातारा किम कर्तव्य विमूढ़, यानी कि वो कोई भी चीज़ कर पाने में असमर्थ था। अब इस सिचुएशन में वो क्या करे, इस चीज़ को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा असमर्थ था, उसे सूझ नहीं रहा था वो क्या करे। वामिरो के रुंदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँची। अब वामिरो इतनी तेज रो रही थी तो पास ही उसकी माँ थी। माँ ने जब वामिरो के रोने की आवाज़ सुनी तो वो वहाँ पहुँच गई जहाँ वामिरो रो रही थी। उसके सामने तातारा खड़ा था और दोनों को देखकर आग बबूला हो गई। अब देखिए उनके प्यार की खबर तो सभी जगह फैल चुकी थी, सभी उसको समझा रहे थे उन दोनों को भाई कि ये गांव की परंपरा के खिलाफ है, दोनों एक दूसरे को भूल जाओ, नहीं मिलो। लेकिन यहाँ क्या था, पूरा एक मेला लगा था, पर्व लगा था, उसके बीच में वामिरो रो रही है, तातारा उसके सामने खड़ा है। तो वामिरो की माँ के लिए कहीं एक ये एम्बेरसिंग सिचुएशन थी, तो वो उसका भी गुस्सा बढ़ गया। अब गुस्सा बढ़ गया तो कहते हैं ना, अब इंसान क्रोध में तो सारी चीज़ें भूल जाता है। उसने वामिरो को खूब उल्टी सीधी बातें सुनाना शुरू किया। चलिए अब इस पर 5 प्रश्न है। पहला है, होंठ कांप रहे था का अर्थ क्या था? आंतरिक विलाप, रोने को उत्सुक, भय से परिपूर्ण तथा रोने की स्थिति या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ उसके होंठ कांप रहे थे, वो क्या था? वो सब भय से परिपूर्ण थे, यानी कि डरे हुए थे और रोने की स्थिति में थे, यानी कि वो इस समय रो रही थी और डर से थे, तो उसके इसलिए उसके होंठ कांप रहे थे। नेक्स्ट आते हैं, तातारा का मन कार्यक्रम में ना लगने का क्या कारण था? अब तातारा का मन उस पूरे कार्यक्रम में नहीं लग रहा था। इसका रीजन ये था, वो वामिरो को खोज रहा था, वामिरो को ढूंढ रहा था कि वामिरो उसको दिख जाए, तो इसलिए वहां पर जो भी आयोजन हो रहा था उसका मन लगना लाजमी सी बात नहीं था। कार्यक्रम में अच्छा प्रदर्शन ना होने पर, माँ द्वारा डांटे जाने पर, वामिरो को ढूंढना, गांव वालों की उपेक्षा करना। तो यहाँ कारण क्या था? उसका मन मेले में नहीं लग रहा था क्योंकि वो वामिरो को ढूंढ रहा था। गद्यांश के अनुसार वामिरो झिझक क्यों रही थी? वामिरो के अंदर एक झिझक किस कारण से थी? देखिए क्या है, पशुओं के प्रदर्शन को देखने में थी, भयवश सामने आने में थी, डरी थी इसीलिए वो सामने नहीं आ रही थी, कार्यक्रम में जाने से थी, भोजन का आनंद ना ले पाने से थी। तो सही रीजन क्या था? वो भय के कारण सामने नहीं आ रही थी, डरी हुई थी, इसलिए उस सिचुएशन में वो सामने नहीं आ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, वामिरो की माँ आग बबूला किस कारण हो गई? अब आप बताइए, वामिरो की माँ इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो गई? क्योंकि एक तो वामिरो रो रही थी, ठीक है, तो देखिए क्या है, वामिरो तातारा को साथ देखकर, वामिरो द्वारा जोर से रोने पर, पशु पर्व का समापन होता देखकर, तातारा की किम कर्तव्य विमूढ़ स्थिति को देखकर। तो यहाँ पर अब 2 ऑप्शन एकदम सही लग रहे हैं। पहली चीज है तातारा वामिरो को साथ देखकर, दूसरा वामिरो के जोर से रोने पर। तो देखिए जब वामिरो जोर से रो रही थी इस कारण उसकी माँ वहां पहुंची थी। अब वहां पहुंचकर उसने गुस्सा क्या देखा? दोनों को जब साथ देखा तो उसका गुस्सा बढ़ गया था। तो सही रीजन क्या है? वामिरो और तातारा को साथ देखकर उसका गुस्सा बढ़ा था, वो आग बबूला हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पशु पर्व का आयोजन संबंधी विशेषताएं दर्शाता है? ठीक है, अब वो जो पशु पर्व का आयोजन किया गया था उसकी विशेषता को दर्शा रहा है। चलिए देखते हैं।
पहले 4 वक्तव्य इनको पढ़ते हैं। पहला है, पशु पर्व साल में 2 बार आयोजित किया जाता था। नहीं, ये साल में 1 बार आयोजित होता था, तो गलत है ये। नेक्स्ट आते हैं, इस पर्व में पशुओं के साथ युवकों का शक्ति परीक्षण होता था। सही है, ये बात तो सही है। यह पर्व शाम के समय मनाया जाता था। ये चीज़ कहीं मेंशन नहीं, लेकिन ये बोला गया था ना, शाम होते ही लोग वहाँ एकत्र होने लगे थे, तो इसका मतलब क्या था, शाम को ही मनाया जाता था। नेक्स्ट है, इसमें नृत्य, संगीत और भोजन का आयोजन भी होता था। ये भी सही है। तो वक्तव्य संख्या 2, 3 और 4 ये सभी आपके पशु पर्व आयोजन संबंधी तथ्य हैं, जो एकदम सही है। नेक्स्ट आ गए, अब हम आ गए गद्यांश संख्या 4 पे। मैंने कितने बोले थे, 6 गद्यांश है, अब हम आ गए 4, यानी कि 3 गद्यांश बचे। चलिए देखते हैं क्या है। वामीरो के रुंदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची। ठीक है, कैसे, रोने की आवाज सुनकर पहुंची। दोनों को देखकर आग बबूला हो गई। दोनों को सामने देखा तो उसका गुस्सा बढ़ गया। सारे गांव वालों की उस उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लग रहा था। सबसे बड़ी बात थी, उसकी बेटी एक दूसरे गांव के युवक के साथ खड़ी थी और इस तरीके से रो रही थी। ये स्थिति सभी गांव वाले देख रहे थे और कहीं ना कहीं वामीरो की माँ भी वहां मौजूद थी, तो उसे ये स्थिति बहुत ही अपमानजनक लग रही थी। यानी कि उसे लग रहा था, अरे ये तो मेरा अपमान हो रहा है। इसी बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। अब वो कुछ कहती करती तो जहां वामीरो रो रही थी वहीं पे गांव के कुछ लोग पहुंच गए। उसने तातारा पहुंच गए। वामीरो की मां क्रोध में उफन उठी। अब जब गांव वाले भी वहां आ गए तो अब तो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। क्या कहती, उसने तातारा को तरह तरह से अपमानित किया। अब उसको गुस्सा निकालना था। अब उसकी लड़की रो रही है तो उसने क्या किया, तातारा के ऊपर अपना गुस्सा सारा उतरा। तातारा को तरह तरह की बातें कहना शुरू कर दिया। गांव के लोग भी तातारा के विरोध में आवाज उठाने लगे। अब ये लोग सभी लोग जानते थे कि भाई गांव की परंपरा अगर ये है कि एक गांव की लड़की दूसरे गांव के युवक के साथ कोई संबंध नहीं रख सकती, तो यहाँ तातारा को समझना चाहिए था। वो लोग तातारा को दोषी मान रहे थे, इसीलिए सारा गांव वाला भी जो है उसको तातारा को तरह तरह की बातें कहने लगे। यह तातारा के लिए असहनीय था। अब उसके लिए सारी जो चीजें स्थितियां थी वो असहनीय थी। वामीरो रो रही थी, वो उसको चुप नहीं करा पा रहा था। वामीरो की माँ इतना अपमान कर रही थी, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। अब उस पर गांव वालों ने भी तरह तरह की बातें कहने शुरू कर दी, जिसमें भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था। मतलब स्थितियां कई सारी आपस में मिल रही थी जिसमें वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। इसीलिए उसको बोला गया वह मतलब कि वो पूरी तरीके से असहाय था इस स्थिति में कुछ भी कर पाने में। और दूसरा, असहनीय का तात्पर्य हो गया कि जो सब लोग बातें कह रहे थे, वामीरो की माँ, गांव वाले जो इतनी बातें कह, इसको सह पाना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। वामीरो भी रोए जा रही थी, तातारा भी गुस्से में भर उठा। अब ये सारी स्थिति जहां वो कुछ कर नहीं पा रहा और इस स्थिति में सब उसे जो बातें सुना रहे हैं वो उसको सहन नहीं हो रही, तो इसके कारण उसके अंदर भी गुस्सा पनप गया और उसे गुस्सा आने लगा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर शोभ था, यानी कि जो वहां की परंपरा थी कि दो गांवों के लोग आपस में किसी भी तरह का विवाह संबंध, वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते, तो इस परंपरा पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। सबसे पहली बात तो ये। वहीं अपनी असहायता पर खींच था। दूसरी तरफ वहीं वो कुछ कर नहीं पा रहा, इस बात से भी उसको खींच थी कि मैं ना इस परंपरा को कुछ कर पा रहा हूँ, ना मैं वामीरों को रोक पा रहा हूँ, ना उसकी माँ को रोक पा रहा हूँ, और ना ही जो गांव वाले कह रहे हैं मैं उनको रोक पा रहा हूँ। तो ये स्थितियां सारी ऐसी ही मिल रही थी आपस में, जहां पर तातारा कुछ भी कर नहीं पा रहा था। वामीरों का दुख उसे और गहरा कर रहा था। अब वामीरो दुखी थी, उसे और उसको हो रही थी। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। उसे समझ में आया था कि भाई सिचुएशन में करूं तो क्या करूं। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। मतलब अब ये सोच ही रहा था, इतने में करते 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 उसका हाथ जो था वो कहाँ पहुंचा जाके, जो उसने तलवार बांध रखी थी वहां पर जाके, मूठ मतलब होता है तलवार का जो हैंडल होता है ना, वहां पर जा पहुंचा। क्रोध में तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। अब क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ सोचता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था, बहुत तेजी से क्रोध बढ़ता जा रहा था। लोग सहम उठे, एक सन्नाटा सा खिंच गया। सभी लोग कहीं ना कहीं, अब चूंकि उसकी तलवार, जिसके लिए लोगों के बीच एक मिथ ये प्रचलित था कि भाई ये दैवीय तलवार है, ये उन्होंने देखा कि अरे उसका हाथ तो मुंह पे पहुंच गया, तो कुछ सारे गांव वाले इस डर से सहम गए कि अब कुछ गड़बड़ होने वाला है।
जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती पे घोंप दिया और ताकत से खींचता चला गया। जब उसे कुछ समझ नहीं आया, तलवार निकाली, धरती पे घोंपी और खींचता हुआ चला गया। वह पसीने से नहा उठा, सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खिंच गई वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी। तो यानी कि जहां पर उसने तलवार खोपी थी और वहां से तलवार को खींचना शुरू किया था, वहां पर एक गड़गड़ाहट के साथ जमीन दो टुकड़ों में बंटने लगी। ये सारी चीजें देखकर वहां जितने भी लोग थे वो सभी घबरा गए। अब इस गद्यांश पे कितने 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, गांव के लोग तातारा के विरोध में आवाज क्यों उठा रहे थे? अभी तक तो यही गांव वाले तातारा को बहुत पसंद करते थे, आज उसके विरोध में आवाज उठा रहे थे क्योंकि वो विवाह की निषेध परंपरा के खिलाफ गया था, है ना। तो चलिए, अब ये तो हमें पता है ना, ऑप्शंस पहले देख लीजिए क्या है। वे तातारा को अपमानित करना चाहते थे। वे गांव की निषेध परंपरा के पक्ष में थे, सही है। गांव की रीति के विरोध में थे, नहीं। तातारा को पशु पर्व में शामिल नहीं करना चाहते थे। तो इसका सही रीजन क्या है? वे गांव की निषेध परंपरा के पक्ष में थे। नेक्स्ट आते हैं, तातारा ने अपने क्रोध का शमन करने के लिए क्या किया? अब तातारा को तो गुस्सा बहुत आ गया था। अब उस गुस्से को शांत करने के लिए तातारा ने क्या किया? क्या किया? वामीरों की मां को बुरा भला सुनाया। सब गांव वालों के विरोध में आवाज उठाई, नहीं। अपनी तलवार से उपस्थित लोगों पर वार किया, नहीं। अपनी तलवार को धरती पर गाड़ दिया। तो बिल्कुल वही, अपनी गुस्सा को शांत करने के लिए उसने अपनी तलवार को धरती में गाड़ दिया। तो सही क्या है? नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं, वामीरों की मां के गुस्से का कारण क्या था? अब वामीरों की मां को गुस्सा क्यों आया था? पहली बात है, वो वामीरों को जो रोता हुआ देखकर वहां पहुंची थी, और जब वहां पहुंची तो उसने वामीरों और तातारा को साथ देखा था, सही ना। तो देखिए क्या है, गांव वालों का विरोध था, पशु पर्व का आयोजन था, वामीरों का रोना था, तातारा का तलवार खींचना था। देखिए मैंने आपको बताया था ना, अभी सेम यही क्वेश्चन अलग तरीके से आया, सेम क्वेश्चन आया था, ऑप्शंस अलग थे, इसमें ऑप्शंस अलग है। उसमें हमने क्या देखा था कि एक ऑप्शन था तातारा और वामीरों को साथ देखा था, इसलिए उसकी माँ को गुस्सा आया था। यहाँ पर वो ऑप्शन है ही नहीं। अब जो ऑप्शन दिया है उसी के हिसाब से हमें जाना पड़ेगा। तो इसमें हमने क्या देखा, गांव वालों का विरोध भी नहीं था, पशु पर्व का आयोजन भी नहीं था, वामीरों का रोना था। तो सही क्या था? वामीरों का रोने के कारण वो गुस्सा हो गई थी। देखिए, जो भी हमें चीज़ें, कहानी पूरी पता है, ये हम जानते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी ऑप्शंस में एग्जैक्ट वही चीज़ नहीं देकर उसके नियर बाय कोई चीज़ दी जाती है, मैं हमेशा बोलती हूँ। तो यहाँ पर वही चीज़ हुई है, यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर नहीं देकर उसके नियर बाय चीज़ बताई गई है कि वामीरो रो रही थी, वो वहाँ पहुँची तो उसने तातारा वामीरो को साथ देखा, इसलिए उसका गुस्सा आ गया। तो यहाँ पर उसमें से एक जो नियर बाय आंसर था उसका रोना, वो दे दिया, ठीक है। देख कर उसे गुस्सा आया था वो बात यहाँ मेंशन नहीं करी। नेक्स्ट आते हैं, लोग सहम उठे, एक सन्नाटा सा खिंच गया। लोगों का सहम जाना दर्शाता है कि वे सभी डर गए थे। क्या हो गया था? उन सभी के अंदर डर आ गया था, भयभीत थे, करुणा भाव में थे, क्रोधित थे, में परिपूर्ण थे। तो सही क्या है? वे सभी भयभीत थे, यानी कि वो सभी कहीं ना कहीं डर गए थे, इसीलिए उनको बोला गया है कि वो सभी सहम जाते हैं। चलिए, 5वां क्वेश्चन कथन और कारण आधारित है। क्या दिया गया है? निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें कथन और कारण दिया गया है, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। अब एक कथन और कारण पढ़ेंगे और उसी के हिसाब से हम टिक करेंगे। क्या है? वामीरों की माँ का गुस्सा और भी बढ़ गया, ठीक है, बढ़ा था, सही है। सारे गांव वालों की स्थिति में तातारा और वामीरों का एक साथ होना उसे अपमानजनक लग रहा था और वह गांव के अन्य लोग गांव की निषेध परंपरा के पक्षधर थे। ये क्या था? निषेध परंपरा के पक्ष में थे, ये बात तो सही है। अब गुस्सा क्यों बढ़ा था ये भी बता दिया था।
तो यहाँ पर वामिरो की माँ का जो गुस्सा बढ़ा और भी बढ़ गया, यानी कि कथन सही है और कारण आर भी उसकी सही व्याख्या कर रहा है। क्योंकि देखिए उसका गुस्सा बढ़ा क्योंकि दोनों एक साथ थे, ये स्थिति उसे अपमानजनक लग रही थी और साथ ही गांव के सभी लोग उस परंपरा के पक्ष में थे कि जो परंपरा थी। तो सही है ना। तो देखिए क्या है, कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट आते हैं गद्यांश संख्या 5 पर। ठीक है, फिर से उसको ध्यान से पढ़ते हैं। वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। अब ये उस समय की बात है जब पहली बार समुद्र के किनारे वामिरो तातारा से मिली थी। उसके बाद जब वो घर पहुंचती है, ठीक है, अब वो अंदर ही अंदर बहुत बेचैन हो रही थी। उसके भीतर तातारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी, यानी कि उसने तातारा से मिली, उसके आकर्षक व्यक्तित्व उसमें कहीं ना कहीं बंध गई, लेकिन वो उसकी याद से अब छूटने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो झूठी थी क्योंकि उसे तातारा पसंद आ गया था। वो छटपटाहट से छूटना तो चाह रही थी, लेकिन वो झूठी छटपटाहट थी, चाहती थी भी और नहीं भी चाहती थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया। क्या किया उसने? घर का, रूम का दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। उसने कहा कि भाई चलो अब तातारा से अपने मन को हटाकर किसी और तरफ लेके जाते हैं। बार बार तातारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर रहा था। अब उसकी याचना क्या थी? वो एक, उसने 2 याचनाएं उस समय करी थी। एक तो तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ गाओ गाओ, ये कह रहा था। और दूसरी याचना जो वो कर रहा था कि तुम कल फिर यहीं पे आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो वो जिस तरीके से उसको रिक्वेस्ट कर रहा था, तातारा का वो चेहरा बार बार वामिरो के आंखों के सामने आ रहा था। उसने तातारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। अब जैसे हमने जानते हैं कि तातारा का व्यक्तित्व तो ऐसा था कि वो सिर्फ अपने गांव पासा में ही फेमस नहीं था, आसपास के सभी गांवों में वो फेमस था, क्योंकि लोग उसे पसंद करते थे, क्योंकि वो सभी की मदद करता था। तो इसीलिए उस व्यक्तित्व के बारे में वामिरो ने भी सुना होगा और वामिरो वही जो सारी चीज़ें उसने सुनी थी, वही सारी चीज़ें उसे तातारा के बारे में याद आने लगी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसिक युवक था, क्योंकि उसने उस व्यक्ति के बारे में जितनी चीज़ें सुनी थी, अपने दिमाग में एक फिगर बना रखा था उस व्यक्ति का। बहुत ही साहसिक व्यक्ति। तातारा को देखकर शायद वो जो परसेप्शन उसने बनाए थे वो एकदम सही साबित हो गए। किंतु वही तातारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया था, रिक्वेस्ट करता हुआ तातारा। सुंदर, सभ्य, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत और भोला सा। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा कि वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी। हर लड़की अपने होने वाले जीवन साथी के बारे में एक ना एक कोई चीज़ सोचती है और एक फिगर आउट बनाकर रखती है कि मुझे फ्यूचर में अपने जो मेरा पति होगा उसके बारे में जो है चीज़ें सोचती है, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा। तो वामिरो ने जो चीज़ सोची थी, तातारा उसमें बिल्कुल फिट बैठ रहा था, वही व्यक्ति था जैसा कि वो चाहती थी। किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध परंपरा के विरुद्ध था, अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयकर समझा। अब चूंकि गांव की ये परंपरा थी कि एक गांव की लड़की दूसरे गांव के लड़के से बात भी नहीं करेगी, नहीं तो किसी तरह के संबंध स्थापित होने का डर रहता था। तो इस तरीके से कोई भी रिश्ता स्थापित नहीं हो सकता था। तो इसलिए उसने ये सोचा कि तातारा को भूल जाना ही सही है। इसलिए उसके बारे में जो चीज़ें सोच रही थी, उसने अपने दिमाग को झटकने की कोशिश करी कि अब मैं ये सारी चीज़ें नहीं सोचूंगी। ठीक है, अब इस गद्यांश पर 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, वामिरो के लिए तातारा को भूलना क्यों आवश्यक था? क्यों वामिरो तातारा को भूल जाना चाहती थी? क्योंकि उसके दिमाग में अपने गांव की परंपरा का ख्याल आ रहा था। तातारा से मिलकर उसका मन बेचैन हो गया था। तातारा ने उसे गीत गाने को विवश किया था। वह उसके जीवन साथी की कल्पना पर खरा नहीं था। चौथा है, दूसरे गांव के युवक से संबंध रखना परंपरा के विरुद्ध था। अब उसके लिए भूल जाना क्यों आवश्यक था? क्योंकि उसे पता था कि गांव की ये परंपरा है कि दूसरे गांव के युवक के साथ कोई भी संबंध नहीं रखा जा सकता। तो सही क्या है? दूसरे गांव के युवक से संबंध रखना परंपरा के विरुद्ध था। वामिरो घर पहुंचकर कैसा महसूस कर रही थी? वो जब तातारा से मिलने के बाद घर पहुंची तो क्या वो बहुत ही ज्यादा बेचैन थी, है ना। तो देखते हैं क्या है। आह्लादित थी, संयत थी, संकुचित थी या असहज थी? बेचैन मतलब हो गया आपका असहज, ठीक है।
मतलब असहज मतलब वो पूरी तरीके से कंफर्टेबल नहीं थी, जैसे नॉर्मल रहती है वैसे नहीं थी। नेक्स्ट है, तातारा से मुक्त होने की झूठी छटपटाहट का आश्रय क्या? वहां से बोला ना कि तातारा की याद से छटपटा रही थी और उससे वो मुक्त होना चाहती थी, मगर ये सारी चीजें झूठी थी। इसका मतलब क्या है? मतलब एक तरीके से वो चाहती थी भी कि तातारा को न याद करे और बार बार उसे याद भी कर रही थी। सहानुभूति और दिखावे के लिए मुक्त होने का दिखावा था। वह सचमुच ही तातारा की यादों से मुक्त होना चाहती थी। उसे तातारा के तरीके और बातों पर गुस्सा आ रहा था। वह तातारा के तौर तरीकों से बहुत अधिक प्रभावित थी। तो तातारा से मुक्त होने की झूठी छटपटाहट का आश्रय है, वह तातारा के तौर तरीके से बहुत प्रभावित थी, क्योंकि अभी तक उसने तातारा के बारे में जितना कुछ सुना था, कहीं ना कहीं वो उससे बहुत प्रभावित थी। इसीलिए अब दूसरा परंपरा थी, इस वजह से वो उससे चाहती भी थी रखना संबंध, नहीं भी रखना चाहती थी। तो इसीलिए वो एक झूठी छटपटाहट थी, तौर तरीके उसको पसंद आ रहे थे, वो व्यक्ति उसे पसंद आ रहा था। चौथा प्रश्न कथन और कारण आधारित है। कथन ए और कारण ए। तो क्या है देखिए, कथन ए है, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या दिया गया है? कथन ए है, वामीरों के भीतर तातारा से मुक्त होने की झूठी छटपटाहट थी। बात तो सही है, वो थी। कारण आइए, वामीरो गांव की परंपरा जानती थी, परंतु तातारा का व्यक्तित्व वैसा ही था जैसा वो अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी। अब वो झूठी इसलिए थी क्योंकि वो उसको याद करना चाह रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल वैसा व्यक्ति थी जैसा उसने अपने जीवन साथी के बारे में सोचा था। अब उससे वो छूटने की कोशिश क्यों कर रही थी? क्योंकि वो गांव की परंपरा को जानती थी। तो यानी कि कथन ए सही है और कारण आर जो है उसकी सही व्याख्या करता है। कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट आ गए क्वेश्चन, गांव की क्या परंपरा थी? गांव की परंपरा क्या थी? एक गांव की स्त्री दूसरे गांव के पुरुष से संबंध नहीं रख सकती। ठीक है, ये बात थी ना। अपने गांव के युवक से संबंध निषेध था, दूसरे गांव के युवक से संबंध निषेध की, तातारा जैसे युवक के साथ संबंध निषेध की, याचक जैसे युवक के साथ संबंध निषेध की। तो सही क्या था? दूसरे गांव के युवक से संबंध निषेध की परंपरा थी। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही है। चलिए अब हम आ गए गद्यांश संख्या 6 पर। यहाँ क्या दिया गया है? तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? अब ये उस शाम की बात है जब तातारा पहली बार वामीरो से उस समुद्र तट पर मिलता है। वामीरो गाना गा रही होती है, एकदम से समुद्र की एक लहर आती है जो उसको भिगो देती है, जिससे वो गाना जो गा रही थी वो उसका रुक जाता है। अब जब वो रुकता है तो तातारा तो उसी गाने के मुंह में बंद कर वहां तक पहुंचा था, तो बार बार वो पूछता है कि भाई तुमने इतना मधुर गाना क्यों रोक दिया? मतलब वो इतना ज्यादा मंत्रमुग्ध था, वो ये भी नहीं देखता कि भाई वो पूरी तरीके से गीली हो गई है। वही पूछता है तुम एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? तातारा ने विनम्रता पूर्वक कहा। किससे? वामीरो से। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। मतलब वो तो अकेले बैठी थी, चुपचाप गा रही थी, एकदम से एक अपरिचित युवक को देखकर वो थोड़ा सा घबरा गई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, क्योंकि जैसा व्यक्तित्व था तातारा का, उसको देखकर उसके अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तातारा के प्रति आकर्षित हो गई। किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। अपने आप को उसने कहीं ना कहीं रोका और फिर इसका एक बहुत ही अजीब बेरुखी के साथ जवाब दिया। पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और असंगत प्रश्न का कारण क्या है? क्योंकि वो तो वहां अकेले थी और अपने गांव के समुद्र तट पर बैठी थी। अब उसे सीधे पूछा कि पहले बताओ कि तुम कौन हो और तुम इस तरीके से यहाँ आकर क्यों खड़े हो गए, मेरे को ऐसे कैसे सुन रहे थे? ये सारी चीज पूछती है। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं हूँ, यह तुम भी जानते हो। अब परंपरा के अकॉर्डिंग क्या था? एक लड़की अपने ही गांव के युवकों से बात कर सकती थी, दूसरे से नहीं कर सकती थी। ये बात उसने कहा कि ये बात तो तुम भी जानते हो कि मैं जवाब देने के लिए सिर्फ अपने गांव के युवक को ही बाध्य हूँ, किसी और को नहीं।
तातारा मानो सुध-बुध खोए हुआ था, उसको होश नहीं था कि क्या हो रहा है, उसे इस चीज का बिल्कुल भी होश नहीं था। जवाब देने के स्थान पे उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। अब वामीरो क्या बोल रही है, उसके इस जो है कान में आवाज नहीं जा रही, वो प्रश्न सुनता ही नहीं है और फिर से अपना वही प्रश्न दोहराता है जो उसने एकदम स्टार्टिंग में पूछा था। तुमने गाना क्यों रोक दिया? यानी कि वामीरो ने जो गाना रोक दिया जिसमें वो पूरी तरीके से बंधी थी, उसे सीधे पूछा कि भाई तुमने गाना क्यों रोक दिया? गीत पूरा करो, तुम जो गाना गा रही हो उसको पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। वो क्या कहती है कि तुमने बहुत अच्छा कंठ पाया, यानी कि बहुत सुरीला गाती हो। अब इस पर आपके पास 5 प्रश्न हैं। क्या दिया गया है? पहला प्रश्न, तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? यह कथन किसका था? ये कथन किसका था? तातारा का था, है ना। तातारा का, वामीरो का, इन दोनों का, यानी कि पहला दूसरा दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं? तो सही किसका है? ये प्रश्न था तातारा का। नेक्स्ट आते हैं, युवती के मन में कोमल भावना का संचार किस कारण हुआ? उन्होंने कि एक कोमल भावना का संचार हुआ, वो कारण क्या हुआ? भाई तातारा का कहीं ना कहीं आकर्षक व्यक्तित्व था, है ना। चलिए देखते हैं क्या दिया। शाम के मनमोहक वातावरण को देखकर, सुंदर और शक्तिशाली तातारा को देखकर, समुद्र तट की लहरों को देखकर या उपर्युक्त सभी। तो उसके मन में कोमल भावना का संचार क्यों हुआ था? सुंदर और शक्तिशाली तातारा को देखकर। अब इतना प्यारा सा युवक सामने खड़ा है तो उसके मन में जो है वो थोड़ा से बेचैनी हुई। तातारा अपनी सुध बुध क्यों खोए हुआ था? क्योंकि वामीरो के गायन के कारण वो अपनी सुध बुध खोया हुआ था। उसको जो गाना गा रही थी उससे वो पूरी तरह बेचैन था। देखिए क्या है, गायन के प्रभाव के कारण, दिन भर की थकान के कारण, सूरज की किरणों को निहारने के कारण या लहरों की आवाज के कारण। तो सही क्या है? वो था गायन के प्रभाव के कारण। वामीरो का जो गाना था उसमें वो अपने आप को पूरी तरीके से बंधा हुआ पा रहा था। नेक्स्ट आते हैं, युवती किसके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं थी? दूसरे गांव के युवक के प्रश्नों को देने के लिए बाध्य नहीं थी, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं थी। अपने गांव के युवक के, अपने माता पिता के, दूसरे गांव के युवक के या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही क्या है? दूसरे गांव के युवक के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए वामीरो बाध्य नहीं थी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वामीरो की तातारा के प्रति उपेक्षा को दर्शाता है? अब वामीरो और तातारा बाद में जाकर प्यार किए ना, जब पहली बार मिले तो वामीरो कहीं ना कहीं उसकी उपेक्षा कर रही थी। अब वो वाक्य आपको इनमें से ढूंढने, इन 4 वाक्यों में से ढूंढने। देखिए क्या है, तातारा को सामने देखकर वह विस्मित हुई, इससे तो उसकी उपेक्षा का पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, नहीं। नेक्स्ट आते हैं, वामीरो के भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, इससे भी उपेक्षा का पता नहीं चलता है। सचमुच तुम्हारा कंठ बहुत सुरीला है, इससे भी नहीं होता है। अपने गांव के अलावा किसी अन्य गांव के युवक के प्रश्नों के उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं हूं। ये वक्तव्य जो है वो पूरी तरीके से वामीरो की उपेक्षा को दर्शाता है, वामीरो द्वारा तातारा की गई उपेक्षा को दर्शाता है। तो यहाँ पर चौथा वाक्य सही है, तो हम लगाएंगे केवल 4 पे। तो नंबर 3 जो है वो आपको दर्शा रहा है केवल 4। चलिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने 6 गद्यांश लिए, उन 6 गद्यांशों पर आधारित 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न किए। अब हम आ गए हैं किस पे? अब हम आ गए हैं पूरे पाठ पर आधारित, क्योंकि भाई हमने तो सिर्फ 6 गद्यांश लिए, इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं अभी मिसिंग हैं बीच की, उन पर भी कुछ प्रश्न बनेंगे। तो उन्हीं एक्स्ट्रा प्रश्नों को अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार का अंतिम दक्षिणी द्वीप कौन सा है? चैप्टर में मैंने पढ़ाया है, निकोबार, लिटिल अंडमान या पोर्ट ब्लेयर। तो सही क्या है? वो है आपका लिटिल अंडमान। अंतिम द्वीप क्यों कहा गया? भाई कार निकोबार से वो द्वीप अलग हुआ और आखिरी जाकर बना वो, तो इसीलिए वो लिटिल अंडमान आखिरी द्वीप है। तातारा के व्यक्तित्व की क्या विशेषता थी? शक्तिशाली व आकर्षक युवक था, बिल्कुल सही था। नेक और मददगार युवक था, ये भी सही था। त्याग की उसके अंदर भावना थी, बिल्कुल सही थी। तो सही हम क्या लगाएंगे? उपर्युक्त सभी। ये सारी विशेषता कहीं ना कहीं तातारा के अंदर मौजूद थी।
लोगों को तातारा की तलवार को लेकर क्या विचार था? अब लोग क्या था, उन्हें लगता था कि उसकी इस लकड़ी की तलवार में जरूर कोई अद्भुत दैवीय शक्ति है ना? क्या था, उसकी तलवार किसी काम की नहीं है, उसकी तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति है, उसकी तलवार में धार नहीं है, उसकी तलवार में अनेक लोगों की जान ली है। तो सही क्या आएगा, उसकी तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी, ये ऐसा लोगों का मानना था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आसपास के लोग तातारा को क्यों आमंत्रित करते थे? अब आसपास के गांव के जितने लोग थे वो तातारा को आमंत्रित करते थे, इसका रीजन क्या था देखते हैं। उसके आत्मीय स्वभाव के कारण, वो सभी से बहुत खुल के अच्छे से मिलता था, इस कारण से, उसके सुंदर होने के कारण, उसके शक्तिशाली होने के कारण, उसके अमीर होने के कारण। तो आसपास के लोग उसे आमंत्रित करते थे, इसका कारण था उसके आत्मीय स्वभाव के कारण। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ अपने गाँव के लोगों के साथ ही बड़ा अच्छा से मिलता, भाई आसपास के गांव के जितने लोग थे उन सभी से वो बहुत प्यार से मिला करता था। तातारा अपनी सुध-बुध क्यों खो बैठा था? वामीरों द्वारा गाया जा रहा श्रृंगार गीत सुनकर वो अपनी सुध-बुध खो बैठा था। सिंपल सी चीज थी ना। तो देखिए क्या है, मधुर गीत की धुन सुनने के कारण, सही लग रहा है। मौसम के अचानक खराब हो जाने के कारण, ऐसी कोई बात नहीं। गर्मी अत्यधिक होने के कारण, नहीं। उपर्युक्त सभी नहीं। तो सही क्या है, मधुर गीत की धुन सुनने के कारण। अब ये मधुर गीत कौन गा रहा था? वो वामीरो गा रही थी। तो वो तो शाम को, तातारा तो है वो पूरे दिन की थकान को दूर करने के लिए समुद्र किनारे आया था, लेकिन इसी बीच वो वामीरो की आवाज में बंध गया और वहां तक पहुंच गया। पाठ तातारा वामीरों के आधार पर बताइए युवती कैसा गीत गा रही थी। जस्ट अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आंसर दिया मैंने, वो एक श्रृंगार गीत गा रही थी। ठीक है, करुण गीत, श्रृंगार गीत, हास्य गीत या देशभक्ति गीत? तो सही क्या है, श्रृंगार गीत गा रही थी। श्रृंगार एक रस होता है, ध्यान रखिएगा, श्रृंगार एक रस होता है। इसमें जब नायक नायिका आपस में मिलते हैं तो इस रस का प्रतिपादित होता है, और साथ ही अगर अलग होते हैं तो भी। तो जब मिलते हैं तो वो संयोग श्रृंगार रस होता है, जब अलग होते हैं उसे वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। तो बेसिकली जो प्रेम में गाया गया गीत होता है, प्रेम के बारे में जो गीत गा रहे होते हैं, उसे श्रृंगार गीत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, तातारा किसको निहार रहा था? बादलों के समूह को, सागर की लहरों को, युवती को या सूर्य की किरणों को? तो वो किसको निहार रहा था? वो निहार रहा था युवती को। युवती कौन थी? वामीरो। उसको लगातार वो देखता जा रहा था। नेक्स्ट आते हैं, वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई? अब वामीरो तो गाना गा रही थी, जिस गाने को सुनकर तातारा वहां तक आया था। अब क्या रीजन था कि वो गाना गाना भूल गई? एकदम से समुद्र की लहर आई और उसको भिगो गई थी, इस कारण वो गाना गाना भूल गई थी। यही था ना। देखिए क्या, नींद आ जाने के कारण, समुद्र की ऊंची उठी लहरों के कारण, अनजान युवक को सामने खड़ा हुआ देखने के कारण, गांव वालों के आ जाने के कारण। सही क्या था? जो वो था, समुद्र से ऊंची उठी लहर के कारण वो अपना गाना भूल गई थी। नेक्स्ट आते हैं, वामीरो के गांव की क्या प्रथा थी? अब उसके गांव की क्या प्रथा थी? दूसरे गांव के युवक से विवाह संबंध का निषेध था। विवाह संबंध या किसी भी तरह का संबंध स्थापित नहीं हो सकता था। अपने गांव के अतिरिक्त दूसरे गांव के युवक से विवाह का पर प्रतिबंध था। बिल्कुल सही। वर और वधू एक दूसरे को जानते हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अपने गांव के अतिरिक्त दूसरे गांव के युवकों के प्रश्नों का उत्तर देना था? नहीं। विवाह के लिए युवक युवती आर्थिक रूप से संपन्न? नहीं। तो सही आपका ऑप्शन नंबर 1 है। अपने गांव के अतिरिक्त दूसरे गांव के युवक से विवाह पर प्रतिबंध था। शादी करनी है तो अपने गांव के युवक से ही करोगे, दूसरे गांव के युवक से नहीं करोगे। वामीरो से मिलने से पूर्व तातारा का जीवन कैसा था? अब जब वो वामीरो से मिला था तो उसके बाद तो बेचैन हो गया था, उससे पहले उसका जीवन कैसा था? शांत और गंभीर, अत्यंत रोचक, सहज और सरल या खुशहाल? तो सही ऑप्शन क्या है? वो है शांत और गंभीर। उसके जीवन में पूरी शांति थी, गंभीरता थी, वो जिस पूरे रूटीन के जो काम थे वो सारे करता, सब कुछ सेटल डाउन था। लेकिन वामीरो से मिलने के बाद वो बहुत ही ज्यादा बेचैन रहने लगा था। तातारा के पासा गांव में किसका आयोजन हुआ था? तातारा पासा गांव का था, वहां पर किसका आयोजन होता?
वहां पर पशु पर्व का आयोजन हुआ था। किसका आयोजन हुआ था? पशु पर्व का। पशु पर्व का, सांस्कृतिक मेले का, तलवारबाजी का या राष्ट्रीय पर्व का? तो सही क्या था? पशु पर्व का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, तातारा को देखकर वामीरों की हालत कैसी हो गई थी? जब उसने तातारा को देखा तो वामीरों को क्या हुआ था? चलिए देखते हैं। वह उसे देखकर हंसने लगी थी? नहीं। वह वहां से चुपचाप चली गई थी? ये भी नहीं हुआ था। वह उसे देखकर रोने लगी थी? भाग गई थी? तो सही क्या था? ये बात हो रही है पशु पर्व में, जब वामीरो आई थी और उसने जब तातारा मिला तो क्या हुआ था? वो रोने लगी थी। अभी तक अपने रोने को कहीं ना कहीं रोकी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो तातारा को देखती है बेचैन होकर रोने लगती है। नेक्स्ट आते हैं, दूसरे गांव के लोग तातारा का सम्मान क्यों करते थे? क्योंकि वो बहुत ही दूसरों की मदद किया करता था, इसलिए सभी लोग उसका बहुत अच्छे से सम्मान करते थे। क्योंकि उसके पास दैवीय शक्ति की तलवार थी? नहीं। क्योंकि वह आकर्षक व्यक्तित्व से पूर्ण था? क्योंकि सब उसके आतंक से डरते थे? क्योंकि वह मुसीबत के समय सबकी सहायता करता था? तो वो दूसरे गांव के लोग तातारा का सम्मान क्यों करते थे? जब किसी पे कोई मुसीबत आए तो वो सबकी मदद करने के लिए वहां पहुंच जाया करता था। सही है, तो नंबर 4 ऑप्शन यहाँ सही है। नेक्स्ट है हमारे पास कथन और कारण आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले कथन पढ़ेंगे, फिर कारण पढ़ेंगे। ठीक है, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आन को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन ए क्या है? अचानक वामीरो अपना गाना भूल गई। हाँ, हुआ था, भूली थी। समुद्र के किनारे का सुरम्य वातावरण और हवा के सुखद झोंकों से उसका ध्यान गाने से हट गया और वह अपलक समुद्र को निहारने लगी। नहीं, वो गाना भूली थी, लेकिन एक उठी हुई समुद्र की लहर ने उसको भिगो दिया था, इस कारण से। तो कथन तो सही है, मगर कारण आर गलत है, उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो कथन ए सही है, किंतु कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य वामीरों की मां की स्वाभाविक विशेषता दर्शाते हैं? अब वामीरों की मां की विशेषता को दर्शाने वाली बात है। 4 वक्तव्य हैं, उनमें से आपको ढूंढना है। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। वामीरों की मां अपमानजनक बातें सुनकर क्रोधित हो जाती थी। यहाँ तो ऐसा, वो खुद ही तातारा को अपमानजनक बातें सुना रही थी, उसे तो कोई सुना ही नहीं रहा था, तो ये तो सही नहीं लग रहा। वह दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहती थी? नहीं। पशु पर्व जैसे आयोजनों में उसे जाना पसंद था? नहीं। वह गांव की निषेध परंपरा की प्रबल विरोधी थी। ओके, तो प्रबल विरोधी नहीं थी, वो उसके पक्ष में थी। तो मेरे हिसाब से जो है, वामीरों की मां अपमानजनक बातें सुनकर क्रोधित हो जाती थी। हाँ, ये तो हुआ था, गांव वालों की अपमानजनक बातें सुनकर वो कहीं ना कहीं क्रोधित हो रही थी। तो पहले मैंने समझने में गलती करी कि जो गांव वाले जो है तरह तरह की बातें कर रहे थे उन दोनों के रिश्तों के बारे में, तो उसको कहीं ना सुनकर उसका गुस्सा बढ़ रहा था। तो यहाँ पर केवल एक सही है, बाकी 3 तो हमारे गलत हैं। ठीक है, तो पहला वाला हमारा बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमारा खत्म हुआ गद्यखंड का 3रा और पुस्तक का 10वां अध्याय, तातारा वामीरों की कथा। तो इसके तो अभी हमने बहुविकल्पीय प्रश्न कराए हैं। जैसे ही हमारी पूरे बुक के बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म हो जाएंगे, फिर हम कराएंगे आपके वर्णनात्मक प्रश्नों की प्रैक्टिस। तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। लेकिन अभी हमारे पास में 4 चैप्टर और हैं, इनको भी तो करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।